हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है 29। हमारा आज टॉपिक रहेगा विकास को प्रभावित करने वाले सिद्धांत और कारक। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का बाल विकास, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक आता है विकास को प्रभावित करने वाले सिद्धांत और कारक। और इसी में हम कि बालक के विकास और वृद्धि पर वंशानुक्रम का, वातावरण का जो है क्या प्रभाव पड़ता है, तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे। और ये आपका जो पॉइंट है, ये जो आपका टॉपिक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। मैंने पहली वाली क्लासेस में भी बताया था कि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इससे रिलेटेड देखना, आपको 101% यूनिट फर्स्ट में से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि हर कोई स्टूडेंट रीट एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करके एक भावी शिक्षक बन सके। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत। ठीक है, तो जो बाल विकास के सिद्धांत हैं वो बहुत सारे सिद्धांत हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं। इसमें से मोस्टली मतलब जितने भी सिद्धांत हैं सबके बारे में हम क्लियर करेंगे, सबके बारे में मैं बताऊंगी। लेकिन इसमें जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जिसके आगे आप लिख लेना। ठीक है, तो हमारा इसमें आता है, देखो हमारे इसके कितने सारे सिद्धांत हैं। फर्स्ट आता है निरंतरता का सिद्धांत, सेकेंड व्यक्तित्व का अंतर का सिद्धांत, थर्ड क्रमबद्धता का सिद्धांत, फोर्थ सामान्य से विशिष्ट की ओर। आपका आता है इसमें 5 परस्पर संबंध का सिद्धांत, 6 आता है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, 7 आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। आपका इसमें जो है विकास की दिशा का सिद्धांत इम्पोर्टेंट है, निरंतरता का इम्पोर्टेंट है, वंशानुक्रम का इम्पोर्टेंट है। सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका विकास लंबा सीधा ना होकर वर्तुलाकार, 9 आता है एकीकरण का सिद्धांत, 10 है समन्वय का सिद्धांत, और 11 आता है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। इसके अलावा कुछ 2 अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो आपके ये हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले हैं आपके एग्ज़ाम में। एक है पुनर्बलन का सिद्धांत और सेकंड आता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो ये आपके कितने सिद्धांत हुए? 11, 12, 13 टोटल क्या है सिद्धांत हैं आपके। और भी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं सिर्फ इनमें इम्पोर्टेंट ही आपको क्लियर कराऊंगी जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट की, जो निरंतरता का सिद्धांत है वो होता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए। अब ये तो पता लग गया कि विकास का जो सिद्धांत है, बाल विकास का सिद्धांत, वो निरंतरता का भी सिद्धांत है। अब ये होता क्या है इसके बारे में पता तो होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो जो निरंतरता का जो सिद्धांत होता है, ये क्या होता है, ये विकास की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। ठीक है, निरंतरता का मतलब होता है कि जो विकास की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो कैसी चलती है, वो सतत चलती रहती है इसमें, निरंतरता के सिद्धांत में। ओके, और गति क्या है, इसमें भिन्न पाई जाती है। बालक का विकास गति भिन्न पाई जाती है का मतलब है यहाँ। ठीक है, तो गति इसमें कैसी पाई जाती है, इसमें आपकी गति कैसी होती है, इसमें गति होती है इसमें भिन्न। भिन्न का मतलब यहाँ पे ये आ जाता है कि विकास जो है कभी तो धीरे धीरे होता है और कभी कभी कि इसकी जो गति है वो धीमी तेज़ होती रहती है, कि बालक का विकास धीरे धीरे होता रहता है। ऐसा नहीं कि अचानक से हो गया, छोटा बच्चा है उसमें अचानक से विकास हो गया, ऐसा नहीं होता। इसका जो विकास है वो कैसा होता रहता है, धीरे धीरे होता रहता है। और जो इसकी गति होती है वो कैसी होती है, भिन्न होती है। और जो ये निरंतरता का जो सिद्धांत है, इसके अंदर जो विकास होता है ना, वो क्या है, वो माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है। माँ के गर्भ से होकर ये क्या है, कंटिन्यू जो तुम्हारा विकास है चलता रहता है। और ये कब तक चलता रहता है, आपके मृत्यु तक चलता रहता है, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती। तो ये जो निरंतरता का जो सिद्धांत है, इसके अंदर जो विकास है वो आपका निरंतर चलता रहता है। तो क्लियर हुआ। तो इसमें क्या है, इसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक संपूर्ण रूप से क्या होता है, विकास होता है, जो निरंतरता के कारण ही होता है, निरंतरता के कारण ही संभव है। क्लियर हुआ आपको निरंतरता का सिद्धांत।
सेकंड आता है आपका व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। इसमें क्या होता है आपका कि कोई भी एक बालक जो है उसकी वृद्धि और जो विकास की दृष्टि से किसी भी अन्य बालक के समरूप नहीं होता। आपने देखा होगा कि ये एक कोई अगर ये बालक है तो ये दूसरे बालक के क्या है बिल्कुल भी समरूप नहीं होता। इनमें क्या है व्यक्तिगत भिन्नता या फिर अंतर इनमें क्या है पाया जाता है। आपने देखा होगा कि दो जुड़वा बच्चे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनका कभी कभी फेस तो एक जैसा लगता है लेकिन उनकी एक्टिविटी भी एक जैसी हो। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब यही होता है कि कोई भी एक बालक वो वृद्धि और विकास से दूसरे बालक के समान नहीं होता। तो प्रत्येक बालक के विकास का एक क्या होता है अपना ही क्या होता है एक अपना ही स्वरूप होता है। ठीक है, व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत ये कहलाता है आपका। तो आपने देखा होगा मोस्टली कि कुछ बालक मेधावी होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, कुछ पिछड़े होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ प्रभावशाली बालक होते हैं, कुछ सृजनात्मक बालक होते हैं। तो ये जो सब में डिफरेंसेस पाए जाते हैं इसी को हम व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर हुआ कि विकास के इसी सिद्धांत के कारण कोई भी बालक अत्यंत मेधावी हो सकता है, सामान्य हो सकता है, पिछड़ा हो सकता है, मंद बुद्धि का हो सकता है, शारीरिक रूप से विकलांग हो सकता है। तो ये सब इसके अंतर्गत ही आता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका थर्ड आता है, कॉपी पेन लेके बैठना सभी बच्चे, जिसको भी जो मैं बोल रही हूँ ओरली इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको सिर्फ एक लाइन में आप लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे थ्योरी भी लेके आती लिखती यहाँ पे देन उसको पढ़ाती रहती वो एक समझना नहीं होता। टॉपिक आपका ये रहा, हेडिंग आपकी ये रही, उसके बारे में एक जो ओरली समझा सकती है टीचर वो कॉपी अगर रिटर्न लिख दिया कुछ भी उसको सिर्फ पढ़ के सुना दिया, वो तो आप बुक में से भी कर सकते हो, लेकिन उसको ओरली अपने शब्दों में बताना वो एक अलग ही नॉलेज होती है। तो इसलिए आप कॉपी पेन लेके बैठना, जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रही हूँ उनको नोट करते रहना। ठीक है। तो थर्ड आता है आपका क्रमबद्धता का सिद्धांत। क्रमबद्धता का सिद्धांत का मतलब यहाँ ये है कि एक ही जो समुदाय होता है, क्या होता है आपका, एक ही जो समुदाय होता है इसमें, ठीक है, एक समुदाय है आपका। तो एक समुदाय में जो प्राणी का जो विकास है, एक समुदाय उसमें प्राणी के हम विकास की अगर बात कर रहे हैं तो जो विकास का जो क्रम है वो क्या होता है, जो विकास का जो क्रम होता है वो कैसा होता है, वो होता है सामान्य। अब सामान्य होता कैसे है, आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें मनुष्य जाति की तो उनका जो विकास है, जो बालक है उसका जो विकास है, तो बालक की जो वृद्धि होगी वो सिर से पैर की ओर होगी। ये चीज़ सामान्य ही है। ऐसा नहीं है कि पैर से सिर की ओर हो रही है, कि जो उसकी वृद्धि होगी तो क्रम का मतलब यहाँ यही है कि विकास का जो क्रम है वो सभी बालकों की जो वृद्धि होती है उसके अंदर वो सिर से पैर की तरफ ही होती है। ये होता है आपका क्रमबद्धता का सिद्धांत। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपका फोर आता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसमें क्या होता है कि विकास की जो सभी दिशाएं होती हैं वो बालक में पहले से क्या होती हैं, पहले वो क्या करती हैं, सामान्य क्रिया करती हैं। ठीक है, कैसी क्रिया करती हैं, सामान्य क्रिया करती हैं। फिर विशिष्ट जो शब्द होते हैं, जो विशिष्ट क्या होते हैं, शब्द होते हैं, उनको सीखता है बालक। पहले वो नॉर्मली सामान्य चीज़ों को सीखता है, देन उसके बाद ही वो क्या करता है, विशिष्ट क्रियाएं करता है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चा पहले सामान्य चीज़ों को बोलना सीखता है, उसके बाद ही वो विशिष्ट शब्दों को सीखता है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत यही है आपका। कि जैसे आपने देखा होगा कि किसी के घर में भी कोई छोटा बच्चा होता है तो वो पहले क्या करता है, हर किसी को ऐसे थोड़ा ना बोलता है छोटा, तब वो स्टार्टिंग में होता है तो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो ऐसे एकदम ही थोड़ा ना बोलने लग जाएगा कि पापा, मम्मा, दीदी, भाई, बहन, दादी, ऐसे नहीं बोलता। वो क्या करता है, वो सभी व्यक्तियों को क्या बोलता है, या तो पापा 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 बोलता है कंटिन्यू कुछ टाइम तक।
तो ये क्या होता है, सामान्य। तो वो क्या है, एक चीज़ सामान्य है कि वो सामान्य चीज़ों को सीख रहा है या सामान्य शब्द जो है बोल रहा है। देन उसके बाद वो विशिष्ट की ओर जाता है, फिर हर किसी को कि हाँ भाई ये मेरे पापा हैं तो मुझे इनको पापा बोलना है, ये मेरी मम्मी है तो मेरे को इनको मम्मी बोलना है। तो ये चीज़ होती है कि फिर वो विशिष्ट रूप से क्या है, सीखता है। आपने देखा होगा, आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी, मोस्टली सबके यहाँ पे होता है कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा क्या करता है, तब उसको भूख लगती है तो वो क्या करता है, रोता है या फिर वो चिल्लाता है। तो ये क्या है, ये एक सामान्य क्रिया है कि हाँ भाई भूख लगने में बच्चा रोने लगेगा या फिर चिल्लाने लगेगा। देन उसके बाद धीरे धीरे तब वो बड़ा होता है तो उसको समझ आती है हर चीज़ की। तो ऐसा नहीं है कि भूख लगने पे वो रोने लगेगा, वो खाने को क्या करेगा, मांगेगा। तो ये विशिष्ट क्रियाएँ सीख ली। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होती है, सामान्य, कि स्टार्टिंग में क्या होता है, सामान्य शब्द होते हैं जिनको वो बोलता है। एक और एग्जाम्पल है इसका कि अपने हाथ से कुछ भी चीज़ पकड़ने से पहले बालक क्या करता है, आपने देखा होगा कि इधर से उधर यूं ही हाथ पैर मारने लगता है या फैलाने की चेष्टा करता है। क्योंकि छोटा बालक ऐसे थोड़ा है कि एकदम से कोई भी चीज़ को होल्ड कर लेगा या पकड़ के बैठ जाएगा, नहीं, पहले वो इधर उधर हाथ पैर मारेगा या जो भी, उसके बाद उसको क्या करता है, पकड़ने की वो चेष्टा करता है। तो ये क्या है, हाथ पैर मारना, इधर उधर पकड़ना, तो ये एक तरीके क्या होती हैं, सामान्य क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको सामान्य से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट आता है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत, तो नेक्स्ट है हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें क्या है, परस्पर का जो सिद्धांत है, परस्पर संबंध का जो सिद्धांत है, तो इसमें क्या होता है कि बालक के जो क्या होते हैं, सामाजिक, बालक का जो मानसिक, बालक का जो शारीरिक, ये जितने भी सारे जो विकास होते हैं इनमें क्या होता है, परस्पर संबंध होता है। ठीक है, कि विकास के जितने भी आयाम होते हैं, जो सामाजिक होता है, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, परस्पर क्या होते हैं, संबंधित होते हैं या फिर इनका संबंध होता है। तो इनमें से किसी भी अगर एक आयाम में होने वाला कोई भी विकास है, वो अन्य सभी आयाम में होने वाले विकास को पूरी तरह क्या करता है, प्रभावित करता है। कि अगर हमारे इस आयाम में, अगर हमारा सामाजिकता का कोई क्या नाम है, आयाम, जो हमारे विकास का जो आयाम है, अगर मान लो सामाजिक आयाम है एक हमारा, ठीक है, अगर हमारा उसमें विकास हो रहा है, अगर एक आयाम में विकास हो रहा है, तो वो हमारे सभी आयाम को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको उदाहरण के लिए हम बता सकते हैं कि जैसे जिन बच्चों में औसत से अधिक क्या होती है, वृद्धि होती है, तो वो शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी काफ़ी आगे बढ़ते हुए क्या है, मोस्टली पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का क्या है, तो परस्पर संबंध का सिद्धांत आपका यही होता है कि सभी आयाम एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट आता है हमारा सिक्स आता है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जो बालक का जो विकास है, बालक का विकास वंशानुक्रम और वातानुक्रम की परस्पर क्या है, अंतर्निहित क्रिया का क्या होता है, एक तरह से जो अंतर्निहित की जो क्रिया होती हैं इनका क्या होता है, परिणाम होता है। जो बालक का विकास है वंशानुक्रम और वातावरण की जो अंतःक्रिया है उसका जो परिणाम, जो रिजल्ट है उसका क्या है, का एक क्या होता है, परिणाम होता है। और इसमें क्या होता है कि केवल वंशानुक्रम या फिर केवल वातावरण बालक के विकास की दिशा या गति को निर्धारित नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि विकास की गति को सिर्फ वंशानुक्रम ही निर्धारित करेगा या फिर केवल वातावरण ही करेगा। अगर क्वेश्चन में आ जाता है ना कि केवल वंशानुक्रम करेगा, केवल जहाँ आ गया तो वो इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, गलत है ये। अगर केवल वातावरण के लिए पूछ लिया तो वातावरण भी नहीं है, वरन इसमें क्या होता है कि दोनों की ही अंतःक्रिया के द्वारा विकास की जो दिशा है या गति है वो नियंत्रण होता है, उसका निर्धारित होती है। इसीलिए इन दोनों का परस्पर क्या होती है, अंतःनिहित क्रिया का क्या है, एक तरह से रिजल्ट है, परिणाम है बालक का विकास। ओके, नेक्स्ट आपका 7 आता है
7 पॉइंट आता है आपका विकास की दिशा का सिद्धांत। अब विकास की जो दिशा का सिद्धांत है, इसमें क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो विकास की प्रक्रिया है वो पूर्व निश्चित दिशा में क्या है, आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, और जो विकास की प्रक्रिया है वो दिशा की जो दिशा है वो व्यक्ति के वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को प्रभावित, दोनों कारक जो हैं उनसे प्रभावित होती है। मैंने अभी ऊपर भी बताया है। तो इसके अनुसार क्या होता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर, ठीक है, इसमें क्या होता है सबसे पहले जो बालक होता है वो अपने सिर, ओके, और भुजा की गति, जो भुजा होती हैं उनकी जो गति होती है, ठीक है, उनका क्या करता है, नियंत्रण करना सीखता है। विकास की दिशा का सिद्धांत यही है कि बच्चा पहले सिर और जो भुजा की गति है उनमें क्या करता है, नियंत्रण करना सीखता है। उसके बाद ही फिर वो टांगों को, उसके देन बाद जाती हैं आपकी टांगों की तरफ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद ही वह अच्छी तरह से बिना सहारे के क्या है, खड़ा हो सकता है और चल फिर सकता है। तो सबसे पहले वो नियंत्रण अपने सिर पर और भुजा की गतियों पर करता है, देन उसके बाद टांगों पर करता है, जिससे वो इजीली खड़ा हो सकता है और चल सकता है। तो आपका जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में वो इस तरीके से आता है कि सिर से भुजा की तरफ, सिर से टांग की तरफ या पैरों की तरफ का जो विकास है वो कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है। 4 सिद्धांत के नाम दे देंगे तो उसमें करेक्ट आंसर होगा विकास की दिशा का सिद्धांत, क्योंकि सबसे पहले जो विकास है वो सिर और आपका भुजा की गति है उन पे नियंत्रण करता है, देन उसके बाद ही वो टांगों की तरफ जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका विकास लंबा सीधा ना होकर वर्तुलाकार। ठीक है, कि विकास क्या है, बालक का जो विकास है वो लंबा सीधा ना होकर कैसा होता है, वो होता है आपका वर्तुलाकार होता है। इसमें क्या होता है कि वो एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता। ठीक है, जो विकास है वो एक सी गति और सीधा चलकर ही विकास को क्या करता है, प्राप्त नहीं होता, बल्कि क्या होता है इसमें कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को स्थायी बनाने में क्या होता है, वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है। तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट आएगा आपका एकीकरण का सिद्धांत। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, विकास की दिशा का भी इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, तो फिर आता है आपका एकीकरण का सिद्धांत। तो विकास की जो प्रक्रिया है इसमें क्या होता है, एकीकरण के सिद्धांत का भी जो है ये एक तरह से क्या करती है, पालन करती है। और इस सिद्धांत के अनुसार आपका क्या होता है कि बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाता है। क्वेश्चन आपका आ जाता है, इम्पोर्टेंट है ये, कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसमें बच्चा जो है पहला अपने संपूर्ण अंग को, ठीक है, और देन उसके बाद फिर वो अंग के भाग को, कि जो अंग के भाग हैं उनको चलाता है। तो ये किस सिद्धांत के अंदर आता है, एकीकरण के सिद्धांत। और इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है, कि जो बालक है वो सबसे पहले संपूर्ण अंग को, ठीक है, उसके बाद वो अंग के जो भाग हैं उनको चलाता है और उसके बाद ही वह एकीकरण करना सीखता है। तो सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए इसमें फॉर एग्जांपल जैसे हम बोल सकते हैं इसमें कि एक बालक पहले पूरे हाथ को क्या करता है, पहले पूरे हाथ को और फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाता है। आपने देखा होगा कि बच्चा क्या करता है, पहले अपने हाथ को ही तो इधर उधर मारता है, देन उसके बाद क्या करता है, वो उंगलियों को चलाता है, ठीक है, जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता है, और फिर वो अपने हाथ और उंगलियों को दोनों को एक साथ चलाना सीख जाता है। तो इसको बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। ये उदाहरण आपके एग्जाम्पल आते हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछ लेंगे कि एक बालक, सीधा यही क्वेश्चन देंगे आपको कि एक बालक पहले पूरे हाथ को चलाता है, फिर उंगलियों को, और फिर हाथ और उंगलियों को साथ में चलाता है। तो ये कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपका एकीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका
नेक्स्ट सिद्धांत आता है समन्वय का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जो विभिन्न अंग होते हैं, ठीक है, कोई भी बालक है अगर उसके विभिन्न अंग हैं, उनमें विकास में परस्पर क्या होता है, समन्वय जो होता है वो होता रहता है। इसमें जो बालक है वो अपने संपूर्ण अंगों को और फिर उस अंग के विभिन्न भागों को चलाना सीखता है और उसके पश्चात ही वो समस्त भागों में समन्वय स्थापित करना सीख जाता है। और इसमें क्या होता है कि जब तक शरीर के विभिन्न अंग और उनके भाग के बीच समन्वय स्थापित नहीं होता तो उसमें उचित विकास नहीं होता उस बालक का। ओके, नेक्स्ट आता है आपका चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या है आपका, ये सिद्धांत कहता है कि विकास की प्रक्रिया के दौरान बीच बीच में बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जब किसी भी क्षेत्र में विशेष विकास की पूर्व अर्जित स्थिति का समायोजन करने के लिए क्या होता है, उस क्षेत्र की विकास की प्रक्रिया लगभग विराम की स्थिति में आ जाती है। कि कोई भी विकास की जो प्रक्रिया है वो एक तरह से क्या करती है, थोड़ा विराम करती है, ठीक है। और कुछ अवधि के उपरांत क्या होता है, क्षेत्र में विकास की गति फिर बढ़ने लग जाती है। तो यहाँ चक्राकार का मतलब यही है कि विकास की जो गति है उसमें क्या आ जाता है, विराम आ जाता है, ठीक है। और विराम के बाद कुछ समय पश्चात वो फिर दोबारा से क्या करती है, फिर जो विकास की गति है वो क्या करती है, बढ़ने लग जाती है। तो ये विकास की गति में विराम आता है, कुछ समय के बाद वो बढ़ने लग जाती है। तो ये होता है आपका चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। ओके, अब इसके अन्य जो सिद्धांत हैं ये दो सिद्धांत आते हैं आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं दोनों के दोनों आपके, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुनर्बलन का जो सिद्धांत है इसके बारे में। तो जो पुनर्बलन का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन हैं, जॉन डेलार्ड और नील मिलर। जॉन डोलार्ड और आपका नील मिलर, ठीक है। कि इस सिद्धांत के पुनर्बलन जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक हैं, इसके जो प्रतिपादक वो कौन हैं आपके, वो हैं आपके जॉन डोलार्ड और नील मिलर, ये हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो पुनर्बलन का सिद्धांत है ये क्या कहता है, इसके अनुसार क्या है जो ये जॉन डोलार्ड बोलते हैं कि बच्चे का जैसे जैसे विकास होता रहता है या अधिगम करता जाता है तो इन्होंने बाल्यावस्था के अनुभव को, जो बाल्यावस्था है उसके अनुभव को वयस्क एक व्यक्ति के महत्वपूर्ण कारक के रूप में उसको क्या करा, एक तरह से स्वीकार करा। उन्होंने कहा कि भोजन, पानी और जो ऑक्सीजन है इनको अर्जित करने की क्या है, आवश्यकता है एक तरह से, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या होता है, व्यवहार करना पर्याप्त नहीं है, ठीक है। बालक को अधिक जटिल व्यवहार का अधिगम इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करना होता है। तो ये है आपका पुनर्बलन का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या है कि अधिगम के 4 महत्वपूर्ण अवयव भी हैं, ठीक है। पुनर्बलन का सिद्धांत के अंतर्गत आपके इसमें क्या होता है, पुनर्बलन के सिद्धांत में ही कि अधिगम के 4 महत्वपूर्ण क्या हैं, अवयव भी हैं, ठीक है। क्या हैं, 4 महत्वपूर्ण अवयव। तो फर्स्ट इसमें है, फर्स्ट को बोलते हैं अंतःनोदन, जिसको हम बोलते हैं अभिप्रेरणा, ठीक है। सेकेंड आता है आपका संकेत, जिसको हम बोलते हैं उद्दीपन या उद्दीपक। थर्ड आता है आपका स्वयं का व्यवहार, जिसको हम बोलते हैं प्रत्युत्तर, जिसको हम बोलते हैं स्वयं का व्यवहार। और फोर्थ आता है हमारा पुनर्बलन, जिसको हम पुरस्कार भी कहते हैं। ओके,
तो अब नेक्स्ट आता है इसमें सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जो आपका इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका होता है कि ये जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है, बंदूरा और वॉल्टर्स। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, प्रतिपादक कौन है इस सिद्धांत के, बंदूरा। 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है, तो बंदूरा और वॉल्टर्स, ये दोनों क्या हैं, इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इन्होंने क्या किया था कि जो अधिगम का जो महत्व है, इन्होंने क्या किया था कि जो अधिगम का महत्व है, अधिगम का महत्व, उसकी जो इन्होंने पुष्टि की थी, अधिगम का जो महत्व है उसकी जो इन्होंने पुष्टि की थी, वो इन्होंने पुष्टि की थी अनेक प्रयोगात्मक अध्ययन के आधार पर। प्रयोगात्मक अध्ययन कि इन्होंने प्रयोगात्मक जो अध्ययन किए थे उनके आधार पर ही अधिगम के महत्व की पुष्टि की थी। इसमें क्या था कि इसमें बंदूरा जो हैं, जो बंदूरा नाम के जो व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या करा था कि एक प्रयोग में बच्चे को एक फिल्म दिखाई। क्या दिखाई थी इन्होंने, बच्चे को क्या दिखाई थी, एक फिल्म दिखाई। तो जिसमें क्या हुआ, जिसमें एक वयस्क व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित किया गया। किसके व्यवहार को, वयस्क व्यक्ति का क्या है, व्यवहार को क्या करा, इसमें व्यवहार को व्यक्त किया गया। तो इसमें इन्होंने जो फिल्म है उसके 3 भाग थे। जो फिल्म है आपकी उसके कितने भाग थे, 3 भाग थे उसके। तो जो पहला भाग था, जो फर्स्ट भाग था फिल्म का, तो फिल्म का जो हीरो है वो कैसा व्यवहार करता है, आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करता है, और इस व्यवहार के लिए उसे तत्व दिया जाता है। ठीक है, ये कैसा व्यवहार करता है, जो पहला फिल्म का जो पहला पार्ट है, पहली फिल्म में फिल्म का जो हीरो है वो कैसा व्यवहार करता है, आक्रामक। ठीक है, जिसके लिए उसको क्या दिया जाता है, जिसके लिए उसको पुरस्कार दिया जाता है, गिफ्ट बोल दो, गिफ्ट दिया जाता है। ठीक है, तो दूसरी फिल्म में हीरो आक्रामक व्यवहार करता था और अपने इस आक्रामक व्यवहार के लिए पुरस्कृत होता था। ठीक है, आक्रामक व्यवहार हो रहा है इसमें भी, और उसको क्या वो हो रहा है, पुरस्कृत हो रहा है, उसको भी पुरस्कार दिया जा रहा है। फिर तीसरी फिल्म की बात आई, तो तीसरी फिल्म में क्या हुआ कि जो हीरो है वो आक्रामक व्यवहार के लिए हीरो को ना तो पुरस्कार मिला और ना ही उसको दंड दिया गया। मतलब यहाँ पे था कि तब आक्रामक व्यवहार करा तो उसको गिफ्ट मिला, दोबारा आक्रामक व्यवहार करा तो उसको दंड मिला, और तब तीसरी बार फिर दोबारा आक्रामक व्यवहार करा उसने तो ना तो उसको गिफ्ट मिला और ना ही उसको दंड दिया गया। अब क्या किया गया कि इसमें बच्चे के फिर व्यवहार का निरीक्षण किया गया, कि बच्चे को हमने ये सारी चीज़ें दिखाई कि भाई तब पहली फिल्म है उसमें हीरो अगर गुस्सा कर रहा है उसको गिफ्ट मिल रहा है, दूसरी फिल्म में गुस्सा कर रहा है उसको दंड मिल रहा है, लेकिन तीसरी फिल्म में वो गुस्सा कर रहा है उसको ना दंड मिल रहा ना उसको गिफ्ट मिल रहा। तो ये जो निरीक्षण है ये क्या करा गया, ये बच्चे के व्यवहार में निरीक्षण करके यह देखा गया कि बच्चे ने उस व्यवहार का क्या किया, अनुकरण किया, अपेक्षाकृत कम किया जो हीरो के आक्रमण व्यवहार और दंड से संबंधित था। ठीक है, कि बच्चे ने कौन से व्यवहार को कम किया या कौन से व्यवहार का अनुकरण कम किया जिसमें उसको दंड मिला, कि तब हीरो को तब वो गुस्सा करता था तो उसको दंड दिया जाता था, तो वो वाला जो व्यवहार है वो बच्चे ने उसका अनुकरण कम किया। तो इसलिए जो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है, सिद्धांत में व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में केवल, ये क्या बोलते हैं, केवल वातावरण संबंधी जो कारक हैं उनको ही महत्व दिया है इसने, कि जो वंशानुक्रम है,
वंशाणु जो क्रम है, जो वंशानुक्रम कारक को कोई महत्व नहीं दिया, कि जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि इन्होंने वातावरण से संबंधित जो कारक हैं उनको ही महत्व दिया, वंशानुक्रम को महत्व नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने अपनी एक फिल्म में, अपने एक प्रयोग में ये देखा था कि बच्चे के साथ तब आक्रमण व्यवहार देखा कि उसको गिफ्ट मिला, दूसरे में हीरो को दंड दिया गया, तीसरे में उसको ना गिफ्ट मिला ना दंड दिया गया। तो बच्चे ने वो व्यवहार सबसे कम किया है, उसका अनुकरण सबसे कम किया जिसमें दंड दिया गया। तो एक तरह से यही कह सकते हैं कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक में केवल वातावरण कारक का महत्व है, वंशानुक्रम का नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट इसमें आपका आगे आता है तो यहाँ आपकी क्लास होती है ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अगर इसी क्लास में मैं इसको पढ़ाऊँगी तो बहुत सारा गिचपिच हो जाएगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो इम्पोर्टेंट आपके हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपकी यहाँ समाप्त होती है। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो वो उसको कमेंट बॉक्स में लिखे। ठीक है, या कोई भी अलग जानकारी लेनी हो तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।